नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से हम जो पिछले समय में जो घटित घटनाएं होती हैं या प्रमुख खबरें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाना इस डेली करंट अफेयर का उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उसमें जो तथ्यात्मक या जो अवधारणात्मक समझ होती है उसे उसे जो है आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है आरजीएस की तरफ से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए है। तो अमेरिका ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के नागरिकों पर पूरी तरह से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? तो अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया। ऑप्शन बी कह रहा है भारत, नेपाल, पाकिस्तान। ऑप्शन सी कह रहा है रूस, चीन, तुर्की। ऑप्शन डी कह रहा है जापान, ब्राज़ील, सिंगापुर। रहा होगा, ठीक है। तो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने 12 देश ऐसे हैं जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है वहाँ के नागरिकों पर कि वो लोग जो हैं अमेरिका की यात्रा नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं और इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान और सोमालिया, और इसके अलावा 9 देश और हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई यात्रा पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जून 2025 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा के तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित देशों में शामिल कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाड है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, इरिट्रिया है, हैती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है और यमन है। तो इसमें ज़्यादातर जो है मिडिल एशिया की कंट्री हैं और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके कंट्री हैं। इसके अतिरिक्त 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है, जैसे कि बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। यह आदेश जो है 9 जून 2025 को अमेरिकी समय यानी 12:01 AM से प्रभावी होगा। इस तारीख से पहले जारी किए गए वीज़ा रद्द नहीं किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत के किन 2 वेटलैंड्स को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो कल जैसा कि आप लोग को पता ही था कि 5 जून था और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी पूर्व संध्या पर जो है 2 ऐसे जो है वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवला देव और चिल्का झील। ऑप्शन बी कह रहा है खीचन और मेनार। ऑप्शन सी कह रहा है सांभर झील और लोकटक झील। ऑप्शन डी कह रहा है उलर झील और फूलों की घाटी। तो आप लोग यदि पहले से जानते होंगे रामसर स्थल के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कि जब सर्वप्रथम 1982 में जब भारत जो है रामसर स्थल का जो है पक्षकार देश बना, तो उस समय जो है सबसे पहले चिल्का झील को ही अपने आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया था। तो ये तो हो नहीं सकता। और अभी तक जो है 89 रामसर स्थल थे भारत में, अब +2 हो गए हैं, तो कुल मिलाकर के 91 हो गए हैं। तो अभी जो है खीचन और मेनार, ये 2 ऐसे प्रमुख वेटलैंड्स हैं जिन्हें अभी जो है रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें।
तो नए मान्यता प्राप्त रामसर स्थल भारत ने 2 नए वेटलैंड्स खींचन यानी फालौदी और मेनार उदयपुर को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब जो है 91 हो गई है। घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की पूर्व संध्या पर हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे पर्यावरण संरक्षण में भारत की उपलब्धि बताया और जन भागीदारी को इसका आधार बताया है। अब देखिए, कोई भी योजना हो, कोई भी परियोजना हो, वो मानव के हित में ही बनता है और पर्यावरण के स्थायित्व के लिए ही बनता है। तो जब हम लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं यानी सुशासन की तरफ जब बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो योजना सफल होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी को इसका आधार बताया है। रामसर स्थल और वेटलैंड्स के महत्व की बात करें तो वेटलैंड्स आर्द्रभूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी या तो साल भर या मौसमी रूप से भूमि को ढके रहते हैं। वे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता बनाए रखते हैं, बाढ़ नियंत्रण और प्रदूषकों को छानने में अहम भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड्स पक्षियों, मछलियों और उभयचरों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। ये कृषि, मछली पालन और पर्यटन जैसी स्थानीय आजीविकाओं को सहारा देते हैं। वेटलैंड्स जल चक्र को संतुलित रखने और कार्बन भंडारण के जरिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान के रामसर शहर में स्थापित के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साइट्स का दर्जा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वेटलैंड्स का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये तो हो गया संक्षिप्त रूप में। चलिए हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो आर्द्र भूमि, यहाँ पर आर्द्र भूमि होगा, ठीक है। आर्द्र भूमि का सामान्य अर्थ, अब ये देखिए रामसर कन्वेंशन के अनुसार हम बता रहे हैं, तो इसका सामान्य अर्थ होता है जल भराव वाली नम भूमि से है। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सर्वप्रथम आर्द्र भूमि की एक सर्वमान्य परिभाषा तैयार की गई। रामसर सम्मेलन के अनुसार दलदल भूमि, पंक भूमि, पीठ भूमि या जल भराव स्थल जो स्थायी हो या अस्थायी हो, स्थिर हो या गतिमान हो, जल से संबंधित हो, मीठे या ताजे अथवा लवण युक्त अथवा मिश्रित प्रकृति के हो या प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से बने हुए हो, आर्द्र भूमि कहलाते हैं। तो ये रामसर स्थल में जो सर्वमान्य परिभाषा गठित की गई थी वो परिभाषा है। वर्ष 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ये आर्द्र होगा, ठीक है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमि की सर्वमान्य परिभाषा बनाने के साथ साथ आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक रूपरेखा का निर्माण भी किया गया। वर्ष 1975 में यह समझौता लागू हुआ, जबकि वर्ष 1982 में भारत रामसर सम्मेलन का पक्षकार देश बना। 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल का आयोजन किया गया था। सम्मेलन अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये 2025 की थीम थी। जबकि वर्ष 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, तो 2024 की थीम थी। और 2025 की हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण है। तो ये थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है? तो ये अधिवास प्रदान करता है, अंतः स्पंदन करता है, जैसे कि ये कोई पीठ भूमि हो गया तो ये जो है रिस करके जो है जल भराव को स्थायित्व देता है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न कराता है, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाता है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति भी होती है आर्द्र भूमियों के महत्व आर्द्र भूमियों से, इसलिए आर्द्र भूमियों का महत्व है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अभी हम लोगों ने 2025 की आर्द्र भूमि संरक्षण की थीम देख लिया। क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। अब
यहाँ पर जो है थीम पूछ रहा है किसका, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन बी कह रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन सी कह रहा है प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, ऑप्शन डी कह रहा है केवल एक अर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए हम लोग देखें इसके चर्चा में क्यों है। तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसे 150 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान का पूरक है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के समुदायों को टिकाऊ समाधान अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें मेजबान देश कौन कौन से हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 का मेजबान देश दक्षिण कोरिया गणराज्य है। जेजू प्रांत इस समारोह का केंद्र होगा और जेजू प्रांत ने 2030 तक जो है प्लास्टिक को वहाँ से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जेजू प्रांत एक सुंदर द्वीप है जो अपने पर्यावरण संबंधी पहलुओं और संधारणी जीवन पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि जेजू ने 2040 तक प्लास्टिक को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 2040 तक इसने प्लास्टिक को खत्म करने का निर्णय लिया है जेजू प्रांत ने। तो विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। बाद में उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ थी। प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो उसके बाद जो है 1972 में स्टॉकहोम घोषणा लाया गया था और स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाई गई एक ऐतिहासिक घोषणा है। इस पर हस्ताक्षरित जो है 16 जून 1972 को किया गया था और इसमें वैश्विक पर्यावरणीय शासन और सतत विकास के सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसका विषय ओनली वन अर्थ था, यानी जब ये पहली बार मनाया गया था और इस सम्मेलन में 122 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और यह एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। यह पर्यावरण संबंधी नीतियों पहलों को संचालित कर एक स्वस्थ और स्थिर ग्रह के लिए प्रयास करता है। यूएनईपी के कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किए जाते हैं यूएनईपी द्वारा, जिसमें कुछ प्रमुख हैं तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, ये प्रमुख रूप से यूएनईपी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी मिलान करने को आ जाता है कि यूएनईपी द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इन रिपोर्ट में भारत की स्थिति और विश्व में क्या स्थिति है, प्रथम 3 जो है शीर्ष की स्थिति आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रमुख अभियान की बात करें तो यूएनईपी द्वारा संचालित कुछ प्रमुख वैश्विक अभियानों में बीट
UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ शामिल हैं, जो पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन एक अगला महत्वपूर्ण प्रयास है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन 1971, इसे अभी हम लोगों ने विस्तार से देखा था। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य विश्व भर में आर्द्र भूमियों की हानि को रोकना और संरक्षण को बढ़ावा देना है। मुख्य लक्ष्य है आर्द्र भूमियों की हानि को रोकना, बची हुई आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना। इस कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किए गए और यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। भारत 1 नवंबर 1982 को रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना था। वन्य जीव और वन स्थिति लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये कुछ प्रमुख प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में साइट्स कहते हैं। ये 1973 में लाया गया था और इस पर हस्ताक्षर जो है 3 मार्च 1973 को किया गया था और यह लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 को। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है वन जीवों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार विनियमित करना कि उनके अस्तित्व को खतरा न हो। यह समझौता परिशिष्ट 1, 2 और 3 में सूचीबद्ध कुछ वन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उनके संरक्षण की स्थिति के आधार पर नियंत्रित करता है। तो परिशिष्ट 1 में वे जीव जंतु शामिल होते हैं जिनका शिकार करने पर आपको कठोर सजा का प्रावधान है। भारत जो है 1 जुलाई 1976 से इसका सदस्य है। किसका? साइट्स का। भारत में पर्यावरण से संबंधित कानून और संगठन की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये लाया गया था भारत सरकार द्वारा। यह अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन तथा जंगली जीवों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत उन पौधों और जानवरों की सूची भी तैयार की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। वन जीव अधिनियम के ने साइट्स, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में भारत के समावेशन को सरल बना दिया था। अन्य कुछ कानूनी प्रावधान देखें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा यह पर्यावरण के खतरों में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियमन जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किया गया था, ताकि स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्धारित उद्देश्यों को देश में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अब भारत द्वारा एक ग्लोबल टाइगर फोरम भी स्थापित किया गया था। तो यह एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना बाघों की रक्षा के लिए वैश्विक अभियान चलाने हेतु इच्छुक देशों के सदस्यों के साथ की गई थी। इसका गठन 1993 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 93 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राजा साग किस राज्य का पहला सोलर मॉडल गांव बना है? तो अभी जो है राजा साग पहला सोलर मॉडल गांव है, यानी सौर ऊर्जा से वहां पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तराखंड। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश का जो है एक जगह है और कांगड़ा जिले में यह पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो राजा खास हिमाचल का पहला सोलर मॉडल गांव बन गया है। राजा खास जिला कांगड़ा इंदौरा ब्लॉक को हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल गांव घोषित किया गया है। गांव की जनसंख्या लगभग 2000 से अधिक है और निर्णय जो है
27 मई 2025 को हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिया गया था। चयन प्रक्रिया में 43 गाँवों ने भाग लिया और 6 महीनों की प्रतिस्पर्धा यानी 20 नवंबर से 19 मई तक यह प्रतिस्पर्धा चली थी। इसके दौरान राजा साग ने 3700 किलोवाट की सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता हासिल की है और इसमें प्रमुख रूप से सूर्य घर योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम कुसुम आप लोग को पता होगा, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो इस उपलब्धि के लिए गांव को केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए की निवेश अनुदान राशि दी जाएगी। योजना की विशेषताएं एवं उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत गांव के सभी सार्वजनिक भवन जैसे चौपाल, पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी आदि को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। अनुदान राशि से सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर और सोलर वाटर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहल का उद्देश्य केवल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह ग्राम आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। और हिम ऊर्जा यानी हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी इस परियोजना की निगरानी कर रही है। तो जब आप हिमाचल प्रदेश का जब पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय द्वारा किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी डिफेंस पीएसयूज को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑप्शन बी कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ऑप्शन सी कह रहा है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिल लिमिटेड। वहीं ऑप्शन डी कह रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जो इस प्रकार हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेड लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है। डिफेंस पीएसयूज का रूपांतरण जो है एमआईएल, एवीएनएल और आईओएल ने 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 3 हैं, जिन्हें वर्ष 2021 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माण बोर्ड से अलग किया गया था, जो भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है। एमआईएल के उत्पादों में गोला बारूद यानी छोटे से लेकर के उच्च कैलिबर तक के गोला बारूद शामिल है। साथ ही साथ मोर्टार, रॉकेट, ग्रेनेड और स्वनिर्मित विस्फोटक शामिल है। एवीएनएल के उत्पादों में एमबीटी अर्जुन, T-19 टैक्स और बीएमपी सेकंड शरत यानी जलीय पैदल सेना युद्ध वाहन और रक्षा गतिशीलता समाधान यानी स्टालियन और एलपीटीए आदि शामिल हैं। और वहीं आईओएल की बात करें, टैक्स की बात करें तो यह टैक्स बनाता है तोपखाना, नौसैनिक हथियारों के लिए ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दृष्टि उपकरणों में विशेषज्ञता रखता है, जिन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। तो मिनी रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में हुई थी इसकी शुरुआत। और मिनी रत्न श्रेणी 1 वे सेंट्रल पीएसयूज होते हैं जिन्होंने लगातार पिछले 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो, जिनमें से कम 1 वर्ष में प्री टैक्स लाभ यानी टैक्स के पहले लाभ, यानी जब लाभ होता है उसके बाद हम टैक्स चुकाते हैं, तो जब टैक्स चुकाने के पहले का लाभ 30 करोड़ से अधिक हो और नेटवर्थ सकारात्मक हो। वहीं मिनी रत्न श्रेणी 2
2 होगा, वे CPSEs होते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो और नेटवर्थ सकारात्मक हो। मिनी रत्न CPSEs ने किसी भी सरकारी ऋण ब्याज भुगतान में चूक नहीं की हो, यानी जो उनका जो EMI है वो बकाया ना हो, किसी भी मंथ गैप ना हुआ। मिनी रत्न CPSEs को सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसमें जो श्रेणी 1 के तहत जो प्रमुख मिनी रत्न है तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और श्रेणी 2 के तहत जो है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप्स एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड आदि इसमें शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में भारत ने किसे IIAS की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया था? अब यहाँ पर IIAS क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, इसकी अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया था। किसे किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा अमिताभ कांत, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर S जयशंकर, ऑप्शन सी कह रहा है श्री V श्रीनिवास, और ऑप्शन डी कह रहा है राजीव चंद्रशेखर। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने IIAS की अध्यक्षता के लिए श्री V श्रीनिवास जी को नामित किया था। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। और अभी हुआ क्या है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस की अध्यक्षता जो है भारत ने जीती है, इसीलिए यह चर्चा में है। तो भारत ने IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की अध्यक्षता की चुनाव जीत लिया है। यह संस्था 31 देशों यानी 20 राष्ट्रीय सेक्शनों और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का महासंघ है, जो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अनुसंधान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री V श्रीनिवास यानी सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में ये कार्यरत हैं। इनको जो है 2025 से 28 तक की अध्यक्षता के लिए नामित किया था। अध्यक्षता के लिए भारत, ऑस्ट्रिया और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदवारी थी, लेकिन मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। मेन मुकाबला किसमें था? भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में बचा था। अब हुआ क्या कि 3 जून 2025 को हुए चुनाव में भारत को 87 वोट यानी 61.7% वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रिया को 54 वोट यानी 38.3% वोट प्राप्त हुए। यह IIAS के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार था जब अध्यक्ष का चुनाव मतदान द्वारा किया गया, और यह पहली बार है जब भारत को यह पद मिला है। IIAS के अध्यक्ष पद पर भारत की भूमिका की बात करें तो भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य उत्तर दक्षिण देशों के बीच विभाजन को कम करना और एकता व समावेशिता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ भारतीय नेतृत्व में डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थान डिजिटल परिवर्तन जैसे सुधारों पर ध्यान आकर्षित करना है। भारत 1998 से IIAS का सदस्य है। IIAS के अन्य प्रमुख सदस्य देश हैं जैसे जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को और इंडोनेशिया। हालांकि IIAS संयुक्त राष्ट्र UN की आधिकारिक संस्था नहीं है, लेकिन यह UN की CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और UNPAN यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के माध्यम से लोक प्रशासन में सक्रिय सहयोग करता है। चलिए अब ये आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है और एक नवाचार किया जा रहा है RGS की तरफ से। वो नवाचार क्या रहेगा कि आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न आपके लिए पर डे लाया जाएगा, और वो प्रश्न जो है मेंस से संबंधित होगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। और
धीरे धीरे ही सही आप जो है अपने सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। उसमें आरजीएस का प्रयास छोटा सा रहेगा कि जो डेली करंट अफेयर के माध्यम से आपको जो भी घटनाएं आती हैं उन्हें आप तक पहुंचाना, साथ ही साथ इस प्रश्न के माध्यम से जो मेंस का प्रश्न है इसके माध्यम से आपको लेखन शैली में भी आपको सुधार करवाना है। तो इसे आप कहाँ भेज सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे से जो है यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो TMESLRGSUPSC एग्ज़ाम, इस पर जब आप जाएंगे तो आरजीएस का टेलीग्राम लिंक है ये, ठीक है। और आप जो है इस पर जुड़ करके आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो एक नवाचार है, आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज इसे स्किप भी किया जा सकता है। तो आप लोग अपने सुझाव, अपने जो प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में दिया करें, ताकि पॉजिटिव रहेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और नेगेटिव रहेगा तो हम उसमें सुधार कर सकेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।